क्या उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मण वोटर हैं वो पॉलिटिकली शिफ्ट होने वाले हैं? यह सवाल इसलिए कि एक सर्वे में माना गया था कि 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव में 89% ब्राह्मण वोटों ने बीजेपी को अपनी पहली पसंद चुना था। पर इस तरह क्या 2027 में भी होगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुछ घटनाएं ऐसे क्रम में हो रही हैं जिसके बाद यह माना जा रहा है कि अब आप आजमाइए मत ब्राह्मण समाज के वोटर को, उनके धैर्य का, सब्र का इम्तिहान मत लीजिए। क्या हुआ है, क्या लगातार ऐसी खबरें आई है, इस पर भी चर्चा होगी। और यह क्यों माना जा रहा है कि जिस तरह क्रिकेट में होती है फ्री हिट, उसी तरह बीजेपी ब्राह्मण वोट का गिफ्ट दे रही है समाजवादी पार्टी को। इस पर चर्चा करेंगे इस स्पेशल डिस्कशन में। मेरे साथ अभिषेक उपाध्याय जी जुड़ गए। अभिषेक जी, स्वागत है आपका। पहला सवाल यही आपसे, क्या ये जो फ्री हिट है, फ्री हिट पे कहते हैं कि भाई रन स्कोर करो, रन आउट मत हो, क्योंकि फ्री हिट पे रन आउट हो जाता है आदमी, बल्लेबाज फ्री हिट पे आउट हो सकता है, रन आउट। क्या बीजेपी ब्राह्मण वोटर्स के मुद्दे पर फ्री हिट पे रन आउट हो रही है? आपको ऐसा दिख रहा है? और वो थाली में सजा के दे रही है समाजवादी पार्टी को कि ले जाओ ब्राह्मण वोट बैंक। देखिए, यही मधुर सबसे बड़ी स्टोरी है, इस दौर की स्टोरी है कि ब्राह्मण वोट बैंक जो बीजेपी का कोर वोट बैंक है आज की तारीख में। आपने एकदम सही कहा, बीजेपी थाली में सजा करके अखिलेश यादव के हाथों में दे रही है और हाथ जोड़ के कह रही है कि हे अतिथि देवता, इसे आप ग्रहण करें। हमने बहुत दिन तक इन ब्राह्मण वोट बैंक के सारे सरकार चला ली, ये अब आपका है। इतिहास में किसी पार्टी ने काम नहीं किया होगा मधुर जो बीजेपी कर रही है। अभी जो आप जिस बात की जिक्र कर रहे हैं वो बड़ा ही क्लियर से मामला है कि उत्तर प्रदेश में एसआई की परीक्षा होती है। एसआई की परीक्षा में सवाल आता है, उसमें अवसरवादी कौन है? उसको 4 विकल्प होते हैं, उसमें से एक पंडित होता है और बाकी विकल्प क्या है? कोई है सदाचारी, कोई है निष्कपट। हाँ, मतलब बाकी सारे जो विशेषण है वो एडजेक्टिव, जो विकल्प एडजेक्टिव बता रहे हैं। कोई सदाचारी है, निष्कपट है, यहां जात पे ले आ रहे हैं, पंडित क्यों ले आ रहे हैं भाई? किसका ये आपको ये सुझाव था कि जब जिस दौर में ब्राह्मण इस कदर परेशान हैं कि कंटिन्यूएशन में ब्राह्मण विधायकों को बैठक करनी पड़ रही है, इस कदर परेशान है वो खुद कह रहे हैं हमारी उपेक्षा हो रही है, आप उनको नोटिस दे रहे हैं ब्राह्मण विधायकों को। खुशी दुबे, हमने स्टोरी की इसी टॉप सीक्रेट पर, 3 दिन की व्याहता को 30 दिन आप जेल में डाल देते हैं। हमने स्टोरी की राम महेश मिश्रा, आपको याद होगा, बहराइच वाला, जो जिसकी मौत हुई झंडा फहराने में, वो झंडा उतारने में, माफ कीजिएगा, हाँ रामगोपाल मिश्रा। उस रामगोपाल मिश्रा की बेवा से दुनिया भर के वादे कर लिए, एक वादा पूरा नहीं हुआ। हमने इंटरव्यू किया, बिलख रही थी। ऐसे ही गाजीपुर में जोखो उपाध्याय, सियाराम उपाध्याय, बीजेपी का अपना कार्यकर्ता, लाठी से पीट के मार दिया गया। योगी आदित्यनाथ के पास उसको लाया गया, विशाल सिंह चंचल एलएलसी लेकर के आए। योगी आदित्यनाथ ने बड़े बड़े वादा किए, वादे तो इतना तेज करते हैं योगी आदित्यनाथ कि बुलेट ट्रेन भी शायद इतना तेज न चलती हो। 40 लाख रुपए देंगे, नौकरी देंगे, शिक्षा पढ़ाई सब कर देंगे, कुछ नहीं हुआ, कोई वादा पूरा नहीं हुआ। उसने हमको ऑन रिकॉर्ड कहा और कहा कि जो एमएलसी विशाल सिंह चंचल ले गए तो हमारा फोन नहीं उठाते हैं। तो ब्राह्मणों पर इतने सारे एक के बाद एक मामले ब्राह्मणों पर आ रहे हैं कि ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है। और उसके बाद आप दरोगा भर्ती परीक्षा में ये कैसे आप ये विकल्प आ सकता है कि अवसरवादिता का मतलब पंडित, ये विकल्प कैसे आ सकता है मधुर? तो यही मुद्दा है कि अखिलेश यादव तो ब्राह्मणों को लगातार मैसेज दे ही रहे हैं। आप देख रहे होंगे, आप भी मॉनिटर कर रहे होंगे ना, अखिलेश यादव का जो ब्राह्मणों के प्रति आउटलुक है पॉलिटिकल, वो बहुत ही ज्यादा पहना हुआ है और बहुत ही ज्यादा पिन पॉइंटेड हुआ है, क्लियर। यहां तक उन्होंने कहा बहुत ही ईमानदार समाज है, अभी आपने पढ़ा होगा, उन्होंने कहा बहुत ईमानदार समाज है, ब्राह्मणों को सीधा मैसेज दे रहे हैं, शंकराचार्य पे साथ खड़े हो रहे हैं, ब्राह्मण पटकों की चोटी खींचने पर खड़े हो रहे हैं। इस दौर में आप क्वेश्चन पेपर में सवाल आ रहा है कि जो अवसरवादी है और वो पंडित, ये तो मतलब थाली में सजा करके 2027 दे रहे हैं और देने के बाद साथ में ये भी कह रहे हैं ये रख लीजिए, कुछ और जरूरत होगी बता दीजिएगा, बचे कुछ जो है वो भी भेज देंगे आपकी और हम। अब ऐसे में सवाल आता है कि उत्तर प्रदेश हो चाहे देश की सियासत 2014 के बाद बदली है, उसके पहले का मूल्यांकन करना अलग है। अब 2014 के बाद आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में 2014 में नरेंद्र मोदी की जीत का, प्रचंड जीत का फायदा 2017 में बीजेपी को ऐसे मिला कि बिना चेहरे के 300 सीटें पार कर गई। अब उसके बाद आते हैं 2014 एक नैरेटिव कह लीजिए, एक परसेप्शन यह है कि सवर्ण और खासकर ब्राह्मण ये बीजेपी छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, जबकि 2007 में हमने देखा कैसे वो बीएसपी के साथ लग गए और डंके की चोट पर लग गए। आज भी कहा जाता है कि ब्राह्मणों ने ही सरकार बनाई थी 2007 में बहन जी की, ये भी तक कहा जाता है। तो एक नैरेटिव जो ऐसा है कि ब्राह्मण कहीं नहीं जाने वाले, वो
अभी थोड़े इधर उधर बेचैन से दिख रहे हैं सम्मान की चाहत में, प्रतिनिधित्व की चाहत में, पर वो बीजेपी छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले। इस नैरेटिव को क्या आप सच मानते हैं या आप समझते हैं कि अब देर हो चुकी है, ब्राह्मण पॉलिटिकली शिफ्ट करने वाला है, ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण वोटर? मैं आपको एक कहानी बताऊं मधुर, और मैं ये जानकारी के आधार बता रहा हूं। जानकारी ये मैं आपको जो बता रहा हूं ये मेरे सोर्सेज बता रहे हैं, हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। बीजेपी के होश फाख्ता हैं कि ब्राह्मण छिटक ना जाए। यूजीसी क्यों भूल रहे हैं आप सोचिए। यूजीसी को लेकर के यूजीसी का असर कहां पड़ेगा? पूरे देश में, लेकिन सबसे बवाल कहां हो रहा? उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और नारे क्या लग रहे हैं? योगी तुझसे बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं। मतलब यूपी जो है वो इस समय आंतरिक असंतोष का, बगावत का, विरोध का ईपी सेंटर हो चुका है। इतना अधिक यहां ब्राह्मणों को लेकर चर्चा चल रही है। और उस दौर में ये कैसे बीजेपी को नहीं लगेगा? बीजेपी इलेक्शन मशीन है, उसका 24/7 अब वो इलेक्शन मोड में ही रहते हैं। वो तो 3-3, 4-4 साल बाद वाले इलेक्शन जो आने वाले होते हैं उसके लिए अभी से फील्ड से जाते हैं। आप केरल देख लीजिए, केरल में कैसे तैयारी चल रही है, आज से चल रही है। बंगाल में तैयारी कब से चल रही है चुनाव जीतने की? आज से चल रही है। तो यूपी तो उनके लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। दिल्ली की सत्ता का एपिसेंटर है यूपी। तो यूपी में चुनावी दौर में, चुनावी साल में 2026-27 में चुनाव है और ब्राह्मणों को लेकर के इतने बड़े बड़े सेल्फ गोल हो रहे हो, शंकराचार्य प्रकरण हो रहा हो, छोटे खींच के मारने का प्रकरण हो रहा हो, ब्राह्मण विधायकों की बैठक हो रही हो और ये लिख करके आ रहा हो उसमें दरोगा भर्ती परीक्षा में अवसरवाद और पंडित को जोड़ने वाला आ रहा हो, खुशी दुबे का मुद्दा उछल रहा हो, रामगोपाल मिश्रा की बेवा का मुद्दा उछल रहा हो, जोखो उपाध्याय का मुद्दा उछल रहा हो। किसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है अंदर खाने में? सब कुछ समझ में आ रहा है। तो बीजेपी वाकई बहुत परेशान है। उसको दिक्कत इस बात की है कि योगी आदित्यनाथ का जो चेहरा है वो चेहरा सबसे बड़ा पोलराइजिंग हो चुका है। और योगी आदित्यनाथ पर चूंकि पुराने आरोप हैं ब्राह्मण विरोध के, जब वो गोरखपुर में सांसद हुआ करते थे तब से वहां पर आपको पढ़ा होगा आपने, हाथा बनाम मठ की लड़ाई, हरिशंकर तिवारी बनाम वीरेंद्र शाही की लड़ाई। उस दौर में योगी आदित्यनाथ भी किरदार हुआ करते थे उस ब्राह्मण बनाम ठाकुर की लड़ाई का। तो वो पुराने आरोप चस्पा है, आपको 9 सालों में उससे बचना चाहिए था, सबको साथ लेकर के चलना चाहिए था। लेकिन एक के बाद दूसरी घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसमें ये स्टैब्लिश हुआ है, जिसमें यह सवाल उठा है कि योगी आदित्यनाथ किसके खिलाफ हैं और किसके मुंह में जकड़े हुए हैं। एक सीएम के साथ अगर यह तथ्य जुड़ जाता है तो सीएम क्या, बतौर सीएम इससे बड़ा आप समझ लीजिए कि मुश्किल समय को दूसरा हो नहीं सकता है। और मुश्किल समय उस समाज के लिए इसलिए भी है कि 89 के बाद, नारायण दत्त तिवारी के बाद कोई ब्राह्मण सीएम उत्तर प्रदेश ने नहीं देखा। कई हर सियासी पार्टी को चांस मिला है लेकिन किसी ने भी ब्राह्मण सीएम बनाना तो दूर, प्रोजेक्ट भी नहीं किया। एक डिप्टी सीएम की जैसी एक राजनीतिक खोज होती है, वहां जरूर बिठाया गया और यह माना गया कि चलो प्रतिनिधित्व मिल गया, पर इतने से ब्राह्मण समाज खुश होता नहीं दिख रहा। तभी उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण विधायकों को मीटिंग करनी पड़ी और सबसे दिलचस्प उसमें फैक्टर यह था कि बीजेपी के सहयोगी दल के ब्राह्मण विधायक भी उससे जुड़े थे। अब यहां सवाल यह है फिर वही कि जैसा आपने कहा कि बीजेपी इलेक्शन मशीनरी है, कमियों को कैसे, जो अपनी शॉर्ट लेगिंग है, जो ओवरकमिंग है, मतलब जो भी अपनी खामियां हैं उनसे वो ओवरकम कर जाती है वक्त रहते। ये बीजेपी की खूबी मानी जाती है। लेकिन इस बार ब्राह्मण वोटर्स में ऐसा क्या है, मतलब उनके असंतोष की सबसे बड़ी वजह, जैसे आपने सारी घटनाएं बताई, अब ये सारी घटनाएं लोग जानते हो, मुझे ये भी है कि इन सारी घटनाओं को मिलाकर ब्राह्मण समाज आक्रोशित है या कोई एक ट्रिगर पॉइंट है जिससे ब्राह्मण समाज को लगा कि नहीं अब तो अति हो गई? देखिए, ट्रिगर पॉइंट तो बहुत ही क्लियर था। ट्रिगर पॉइंट ये है कि एक के बाद दूसरी ब्लंडर होती जा रही है। ब्राह्मणों को नुकसान पहुंचाने वाला, उनको अपमानित करने वाला, उनको टारगेट लेने वाली घटनाक्रमों की बाढ़ है और आप कोर्स करेक्शन एक बार भी नहीं करते हैं। ये कोर्स करेक्शन ना होना, ये सुधार ना किया जाना, ये अड़े होना कि नहीं हम ऐसा ही करेंगे, यही सबसे बड़ा ट्रिगर है। हम जरा बात करें अपने मूल मुद्दे पर, अखिलेश यादव पर भी मधुर। अखिलेश यादव, आप ध्यान दीजिए, समाजवादी पार्टी का जो फोकस था वो क्या था? पीडीए था, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। उन्होंने फोकस में एक बड़ा शिफ्ट किया है, पी फॉर पंडित एंड पी फॉर पिछड़ा। पी को पंडित से भी डिफाइन कर दिया उन्होंने। और अखिलेश यादव, आप ध्यान दीजिए किस कदर, उनका नेता विपक्ष कौन है? ब्राह्मण है, माता प्रसाद पांडे हैं। हाथा बनाम मठ की बात कौन उठाता है? हाथा नहीं सुहाता, ये कौन कहता? अखिलेश यादव करते हैं।
खुशी दुबे की मां जब बीमार होती है उसका इलाज कौन कराता है? अखिलेश यादव कराते हैं। अभी जब ब्राह्मण भटकों की चोटी खींचने का मुद्दा होता है, कौन विरोध करता है? अखिलेश यादव करते हैं। ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग को लेकर के जब नोटिस जारी दी जाती है, कौन विरोध करता है? अखिलेश यादव करते हैं। आप सोचिए, शंकराचार्य के मुद्दे पर अखिलेश यादव मिलने जाते हैं, समर्थन देते हैं। बीजेपी के अंदर से इतनी आवाजें नहीं उठ रही हैं, उसकी कई गुना आवाजें अखिलेश यादव उठा रहे हैं। क्यों उठा रहे हैं? ऐसे उठा रहे हैं क्या? एक सोची समझी रणनीति है। और मैं एक बात आपको और बता रहा हूं मधुर, अभी जब टिकट वितरित करेगी समाजवादी पार्टी तब आप देखिएगा। हमारे सोर्सेस कहते हैं इस बार ब्राह्मणों को जो अखिलेश यादव के जहन में है वो अभी तक का रिकॉर्ड सामने आएगा। रिकॉर्ड, ना भूतो भविष्य की पता नहीं, लेकिन इसके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है। और मैं एक बात और इसमें ऐड कर दूंगा, समाजवादी पार्टी उस दौर में जब पीडीए अब आया है, लेकिन उस दौर में जब पिछड़ी जातियों जब काशीराम और मुलायम सिंह यादव मिले थे, उस दौर में भी आप सोचिए नंबर 2 पर पार्टी में वर्चुअल कौन था? जनेश्वर मिश्रा रहे नंबर 2 पर। और जनेश्वर मिश्रा की नेताजी ने बहुत इज्जत की है। अखिलेश यादव को जनेश्वर मिश्रा ने ही राजनीति के सांचे में ढाला हुआ है। तो वो उनके जहन में तब भी था, तब वक्त और था। वक्त ये था कि जाति समाज बिखरा हुआ था। बीजेपी ने 2014 के बाद हिंदुत्व के अम्ब्रेला में इन सबको सेंट्रलाइज किया, क्रिस्टलाइज किया, एक कर दिया। अब इसको योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में फिर से बिखर गया है। तो इसीलिए ये विंडो देख रही है। ब्राह्मण बहुत नाराज हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ये तो हर तरफ उभर के सामने आ रहा है। बीजेपी के अपने नेता गवाही दे रहे हैं। तो यहां विंडो अखिलेश यादव को मिली है और अखिलेश यादव इस विंडो का 100% इस्तेमाल कर रहे हैं बाहर का उजाला देखने के लिए। सबसे अहम बात यह है। तो अगर इन शॉर्ट कहा जाए तो क्या टिकट देने से ब्राह्मण समाज, मैं बीजेपी के संदर्भ में बात कर रहा हूं, अगर बीजेपी ज्यादातर ब्राह्मणों को टिकट देती है तो आप मानते हैं कि नाराजगी हो गई दूर? देखिए, दो चीजें होती हैं। आप सबसे भी ब्राह्मणों को टिकट दे दोगे, माना चलिए आप दे दोगे, पहली बात है कि आप दे नहीं पाओगे। मैं आपको और बीजेपी नहीं दे पाएगी। वजह क्या है? क्योंकि बीजेपी का पूरा यूपी में स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। अगर सिर्फ ब्राह्मण नाराज होते तो आप सबसे पहले टिकट ब्राह्मणों को दे देते, पर यहाँ कैसे ब्राह्मण ही नाराज हैं क्या? जाटों के साथ जो हो रहा है क्या वो खुश हैं? गुर्जर जो विरोध कर रहे हैं वो दिख नहीं रहा है किसी को। जो निषादों में बवाल चल रहा नहीं दिख रहा है। राजभर का जो आक्रोश है वो क्या समझ में नहीं आ रहा है। कुर्मी छिटक चुका है। आप अभी लोकसभा के चुनाव में सिर्फ 3 कुर्मी आपके एमपी जीत पाए, समाजवादी पार्टी के 7 जीते। किसको नहीं दिख रहा है ये? तो आप कैसे ब्राह्मणों को दे दोगे? आपकी तो सारी जातियां नाराज होकर बैठी हैं। ठाकुरों में अलग है कि हमको कम दिया था लोकसभा में, हमको और दीजिए। आपको उनको भी सेटिस्फाई करना, आप दे ही नहीं पाओगे ब्राह्मणों को ज्यादा। और इनकेस अगर आप दे दोगे तो भी मुद्दा वही होगा कि ब्राह्मण तो देख रहा है ना, डिप्टी सीएम बना दिया, पावर क्या दिया? ब्रजेश पाठक के पास क्या पावर है? ब्रजेश पाठक अपने विभाग में तबादले नहीं कर पाते हैं, फाइल उठा के भेज देते हैं सीएम को, लीजिए आप ही कर लीजिए। उनके अपने मंत्रालय उनकी नहीं चलती, किसको नहीं पता है ब्रजेश पाठक के फोन पर क्या एक्शंस होते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में? ये कौन नहीं जानता है? क्यों नहीं होते हैं? डिप्टी सीएम की वैल्यू होती है, लेकिन कोई वैल्यू रखी ही नहीं है। पूरी तरह से जिसे कहते ना कि पावर ही सारा लेकर रखा हुआ है। तो ब्राह्मण को दिख रहा है, अरे 80 जीत जाएंगे ब्राह्मण तो क्या, 100 जीत जाएंगे तो क्या? अभी 45-46 बैठ के बैठक करते हैं कि हमारी सुनी नहीं जा रही है, तब 100 बैठ के बैठक करेंगे हमारी सुनी नहीं जा रही है। उनको क्या होगा? मेन दिक्कत यही है कि उनका इंपावरमेंट नहीं है। और वो क्यों नहीं है? ऐसा दिख रहा है कि जो नेतृत्व है, सरकार की जो अगुवाई कर रहे हैं, उनके ऊपर ये एक तरह का आप कह लीजिए कि ये ठप्पा लग चुका है कि ही इज एंटी ब्राह्मण। और वो उस ठप्पे से बजाय कि वो उसको निकल कर बाहर आए, उसको और गहराते जा रहे हैं अपने एक्शन से, एक के बाद दूसरे एक्शन से। यही बीजेपी की समस्या है और यही अखिलेश यादव के लिए अपॉर्चुनिटी है। यानी उपेक्षा हो रही है, प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा, सम्मान नहीं मिल रहा। और सम्मान की खोज में सिर्फ एक वर्ग वोटर नहीं, कोई भी इंसान कहीं भी मूव कर सकता है। ये बड़ी एक चीज होती है रहन सहन के लिए, जीवन गुजारने के लिए। सम्मान की चाहत में ही इंसान बड़े फैसले लेता है। और मैं फिर आपको याद दिला दूं, 2022 में 89% वोट ब्राह्मण समाज का बीजेपी को गया था। अब ये 89% कम होता है, बढ़ता है, क्या वर्तमान के हालात देखें तो इसमें भारी गिरावट की संभावना है। लेकिन फिर चुनाव के दिन क्या होता है कोई नहीं जानता, क्योंकि ये जो स्विंग वोटर्स है ना, ब्राह्मण समाज में भी एक स्विंग वोटर्स की अच्छी खासी आबादी है, जो 2003 में जाती है समाजवादी पार्टी की तरफ, 2007 में जाती है बीएसपी की तरफ, फिर 2012 में फिर जाती है समाजवादी पार्टी की तरफ, 2017 में आ जाती है बीजेपी की तरफ। ये स्विंग वोटर ही डिसाइड करता है और ये स्विंग वोटर मेजॉरिटी में है, जिसके साथ जाता है झुंड में जाता है। अब मेरा अभिषेक जी आपसे आखिरी सवाल है
मैं भी कहीं पढ़ रहा था कि यादव समाज और मुस्लिम समाज के बाद समाजवादी पार्टी का फोकस है ब्राह्मण पे। मतलब अगर कास्ट वाइज में बात करूं या कैटेगरी वाइज में बात करूं, उनका फोकस है ब्राह्मण पे। कुछ फीडबैक ब्राह्मण समाज से भी मिल रहा होगा, तभी लगातार अखिलेश यादव सक्रिय हैं। अगर फीडबैक नहीं मिलता तो हो सकता है वो प्रयास छोड़ देते। जैसे कि हमने देखा है कि समाजवादी पार्टी खुलकर प्रदेश सरकार को कहती है कि एक जाति विशेष की सरकार, एक ही जाति की चल रही, तो इसका मतलब वो जो जाति विशेष वर्ग है उससे समाजवादी पार्टी को कोई विशेष वोट पाने की आसक्ति नहीं है, कोई अनुराग नहीं है वोट पाने की चाहत में। ऐसे में ब्राह्मण समाज से जो फीडबैक मिला है उसको जरा एक्सप्लेन कीजिए, क्यों ब्राह्मण समाज ने ऐसा क्या रिस्पांस दिया समाजवादी पार्टी को, जिसमें समाजवादी पार्टी को संभावना दिख रही है ब्राह्मण वोट बैंक में। देखिए, पहले एक चीज यहां पर ध्यान देनी होगी मधुर, आपने जो कहा कि मुस्लिम और यादव पर, मेरा मानना है उल्टा है। मुस्लिम और यादव पर उतना फोकस नहीं है समाजवादी पार्टी का। उनको मालूम है कि उनके साथ हैं, उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन तो है नहीं। दूसरा ऑप्शन कहीं जाएंगे तो होगा क्या? मान लीजिए मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दे दिया, बीजेपी आ गई, तो हो गया क्या मुसलमानों का? वही जो संभल में हो रहा है, वही जो बरेली में हो रहा है। उनको समझ में नहीं आ रहा उनके साथ क्या हो रहा है। बुलडोजर कहां चल रहा है, कहां नहीं चल रहा, वो नहीं देख रहे हैं क्या? नमाज, आप सोचिए संभल में मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने की संख्या निर्धारित कर दी गई कि मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले इससे ज्यादा नहीं होंगे। हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि ट्रांसफर करा लीजिए, अपना इस्तीफा दे दीजिए अगर आप ये नहीं संभाल पाते हैं। ऐसे कोई कर सकता है क्या? वहां कहीं कहा जा रहा है कि पासपोर्ट जब्त कर देंगे सड़क पर आपको नमाज पढ़ते देखा। सड़क पर नमाज आप मत पढ़ने दीजिए, किसी को नहीं पढ़ने दीजिए। वो नमाज ना पढ़े, ना सड़क को अवरुद्ध करके पूजा भी ना करे, वो ठीक है, पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कीजिए। लेकिन पासपोर्ट जब्त करने वाली बात कहां से आ गई? तो सवाल यह है कि मुसलमान नहीं समझ रहा है क्या, यादव नहीं समझ रहे हैं? विधानसभा के अंदर योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि जब गोमती नगर वाली छेड़छाड़ की घटना होती है तो उसमें करीब 18-19 नाम होते हैं, कई जातियां। हाँ, पर सद्भावना ट्रेन दो ही की चलती है, मुस्लिम और यादव। नहीं समझ में आ रहा है यादव को कि क्या हो रहा है, यादव चले जाएंगे। और आप देखिए लोकसभा में अखिलेश यादव ने सिर्फ 5 दिए यादव टिकट, सिर्फ 5, और 5 परिवार के, और किसी को नहीं दिया। फिर भी यादवों का पूरा वोट उनको मिला है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं यादव और मुस्लिम तो हैं, उनको प्लस करना है। प्लस करने के लिए कुर्मी वो ले आए हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में। सबसे बड़ी विंडो ब्राह्मण की है, 7% कहते हैं, 8, 7 से 12 में कोई कहता है 7, 8, 10, 12 ऐसे मान लीजिए, चलिए 8 मान लीजिए, हम कहते हैं 10 मान लीजिए। कितना बड़ा चंक होता है ये चुनाव में, विधानसभा चुनाव में। करीब 115 सीटें हैं जहां प्रभावित करते हैं ब्राह्मण। अब इसमें से एक बड़ा चंक, अगर ये बड़ा चंक या आधा चंक भी अखिलेश यादव ले गए तो पूरी काया पलट जाएगी, इतना बड़ा प्लस होगा। तो ब्राह्मण एडिशन, और आपने जहां से ब्राह्मण की फीडबैक की बात की, ब्राह्मणों को देखिए ये तो समझ में आ रहा है। वो आपने 7 की बात की, 2012 में ब्राह्मणों ने अखिलेश यादव को वोट दिया था। अच्छे खासे विधायक अखिलेश यादव के हुए थे ब्राह्मणों को, उन्होंने कई सारे ब्राह्मण मंत्री बनाए थे। किसको नहीं पता है ये सब बातें? सबको पब्लिक डोमेन में सारी चीजें हैं। तो ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण समाजवादी पार्टी के साथ नहीं गया है, ऐसा नहीं है कि बीएसपी के साथ नहीं गया है, कभी वो कांग्रेस का लॉयल हुआ करता था। तो ब्राह्मण, जो आपने भी बात कही ना, मान सम्मान सबको प्रिय होता है। आप अगर किसी को दबा भी रहे हैं एक सीमा तक, आप जमीन में धंसा मत दीजिए उसको। जब आप धंसाने वाली स्थिति में लाएंगे तो वो रिवोल्ट करेगा। तो वो फीलिंग ब्राह्मण समाज के अंदर दिखती है। अभी भी टाइम है, 27 दूर है, लेकिन जो संकेत है बीजेपी के लिए कहीं भी स्वस्थ नहीं है। और अखिलेश यादव के लिए फिर मैं कह रहा हूं, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यानी अगर अभी आप चुनाव देखें, तत्काल चुनाव, अभी चुनाव हो, तो आप मानते हैं कि ब्राह्मण वोट बैंक जो है वो शिफ्ट कर गया है समाजवादी पार्टी? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा शिफ्ट कर गया है, लेकिन समाजवादी पार्टी प्लस में है ब्राह्मणों को लेकर के, इसमें दो राय नहीं है। चलिए, तो ये थी चर्चा अंत करते हैं, लेकिन एक सवाल के साथ, क्या आपको लगता है ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण वोटर एक विकल्प की तलाश में है? वो जो 89% वाला आंकड़ा है कि 2022 में बीजेपी को गया, वैसा रिपीट होने वाला है या भारी डेंट होने वाला है बीजेपी के उस वोट बैंक में? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट जरूर करिएगा। ये चर्चा पसंद आई हो वीडियो शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।